मैं फ़रुख तौसीफ़ UGI से आपके सामने जो है वो एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। हम सेकंड चैप्टर जो है वो पिछले लेक्चर में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर के जो पहले पोर्शंस हैं, 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट वो बनते हैं, वो डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने अर्ली प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, अनजस्ट अवार्ड बाय सर रेडक्लिफ की नाइंसाफ़ियाँ भी जिसे हम लोग कहते हैं, और तीसरा कश्मीर इशू जो डिस्प्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, मसला कश्मीर है, उस पर भी डिस्कशन की थी। अब हम नई स्टेट बनने के बाद कायदे आज़म ने जो इक़दामात किए हैं उनका ज़िक्र यहाँ पर करेंगे, क्योंकि स्टेट नहीं है और अगर इस नई स्टेट को संभालना हमारे लिए मुश्किल होगा तो ऐसी सूरत में हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके मामला जो हैं वो ख़राब होते चले जाएंगे। अगर हम लोग इसके बारे में ज़िक्र करें तो हम ये जानते हैं कि शुरू में बरतानिया और हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी की गई, जिनकी वजह से हमारे लिए इस नई बनने वाली जो स्टेट है उसके मामला जो हैं वो काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले और सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ पर मौजूद है वो रेफ्यूजीज़ हैं, महाजरीन हैं। हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि तकरीबन 1,25,00,000 के करीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान में इंडिया से हिजरत करके आए हैं। इतने सारे लोगों के मसाइल क्या हो सकते हैं, हमने ये भी बात की। अद्वियात की ज़रूरत है, इसी तरह से हमें टेंट्स की ज़रूरत है, इसी तरह से कंबल की, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है, इसी तरह से जो मेडिकल रिलेटेड लोग हैं, तिब्बी अमला है, उसकी हमें ज़रूरत है। वबाई अमराज, एपिडेमिक्स के वहाँ पर फैलने का अंदेशा है। तो ऐसी सूरत में हमें इनके लिए क्या करना चाहिए, ये कायदे आज़म जो हैं उन्होंने क्या किया, हम इस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। अच्छा, कायदे आज़म जो हैं उस वक़्त चूँकि कराची कैपिटल था पाकिस्तान का और कायदे आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, हेड ऑफिस जो है वो हमारा कराची में ही था, हमारी जो सेक्रेटेरिएट है, सिविल सेक्रेटेरिएट, वो भी कराची में मौजूद था। अब कायदे आज़म अगर कराची में ही रहते तो सबसे ज़्यादा तादाद जिस इलाके में महाजरीन की आई है हिजरत करके, वहाँ के हालात का उन्हें बेहतर तरीके से पता नहीं चल पाता। महाजरीन की सबसे बड़ी तादाद हिजरत करने के बाद लाहौर जो है यहाँ पर इकट्ठी हुई। कायदे आज़म ने क्या किया, अपना हेड ऑफिस कराची से शिफ्ट किया लाहौर में, और यहाँ महाजरीन के दरमियान रह के वो महाजरीन के मसाइल हल करने में लग गए। अच्छा, फिर कायदे आज़म जो हैं इन्होंने एक फ़ंड कायम किया, कायदे आज़म रिलीफ फ़ंड जो है फॉर द रेफ्यूजीज़। उसमें मुखय्यर हजरात जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की गई कि आप जितना बढ़ चढ़ के हो सके इस चैरिटी में अपना हिस्सा डालें, ताकि हमारे वो भाई जो हिंदुस्तान से उजड़ के पाकिस्तान में हिजरत करके आए हैं, हम उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको दोबारा से आबाद करने के लिए कोशिशें जो हैं वो कर सकें। फिर हमने किया क्या कि जो सोशल वर्कर्स थे हमारे उस ज़माने के, कायदे आज़म ने उन लोगों से ये कहा कि आप लोग जितनी ज़्यादा खुराक, कंबल, खैमे, टेंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर सकें, अद्वियात इकट्ठी कर सकें, वो इकट्ठी करके जो है वो आप रेफ्यूजीज़ कैंप्स में ले आएँ और यहाँ पर हम लोग जो है वो रेफ्यूजीज़ की मदद करेंगे। अच्छा, फिर कायदे आज़म ने क्या किया कि उन्होंने जितने भी महाजरीन यहाँ पर इकट्ठे हुए थे इनको फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजना शुरू कर दिया, फैलाना शुरू कर दिया, अकोमोडेट किया, वहाँ पर इनको बसाना शुरू कर दिया और उनको वहाँ पर घर या ज़मीनें या फैक्ट्रियाँ, जायदादें, जो कुछ भी था उनके क्लेम्स के अकॉर्डिंगली जो है वो डिवाइड करना शुरू कर दी। क्योंकि वहाँ से जो लोग घर छोड़ के आए थे, फैक्ट्रीज़ छोड़ के आए हैं, जो लोग दुकानें छोड़ के आए हैं, मार्केट्स छोड़ के आए हैं, तिजारत का काम करते थे, उन लोगों को जो है वो फिर यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया। उन क्लेम्स के अकॉर्डिंगली जो जायदादें उनके पास वहाँ थी, उनके डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उनको यहाँ पर जो है वो जायदादें और मार्केट्स जो हैं उनमें हिस्सा दिया गया। अब ये वो जायदादें, मार्केट्स या फैक्ट्रीज़ थीं जो
इंडियंस की तरफ से खाली की गई थी, यहाँ से जाते हुए ये वेकेंट थी, खाली थी जब वो यहाँ से गए हैं। अच्छा, फिर कायदे-आज़म जो हैं ये एक चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो सरकारी ऑफिसर्स हैं ये असल में सर्वेंट्स हैं, ये खादमीन हैं, नौकर हैं पाकिस्तान की अवाम के। और इन्होंने यही एडवाइस इन लोगों से की है कि जनाब अगर आप लोग सर्वेंट्स बन के लोगों की खिदमत करेंगे तो इससे लोगों में इत्मीनान बहाल होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, वो आपके साथ अपने मसाइल जो हैं उन पर बातचीत करेंगे और आपके साथ जो अपनी बातें शेयर करने की कोशिश करेंगे। अब कायदे-आज़म जो हैं इन्होंने 11 अक्टूबर 1947 को सर्वेंट्स को क्या कहा, इस पे बात करते हैं। सेड दिस इज़ अ चैलेंज फॉर अस इफ़ वी आर to survive as a nation, we will have to face these difficulties with stern hands। वो कहते हैं जी हम लोग जो हैं, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक कौम के तौर पर जो है वो हमेशा ज़िंदा रहें, तो ऐसी सूरत में आनी हाथों से, मज़बूत हाथों से जो है हमें इन मुश्किलात से निपटना होगा, जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे लिए एक चैलेंज है जिसका मुकाबला हमें जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से करना है। Then he said, our people are disorganized and worried because of the problems they are facing. We have to encourage them to put the responsibility on the administration and the people look to you for guidance। वो कहते हैं जी रहनुमाई के लिए ये इंतज़ामिया की तरफ आपके लिए देख रहे हैं, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग बेहतर तरीके से इनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोवेंशलिज्म एंड रेशलिज्म, कायदे-आज़म जो हैं इन्होंने 15 जून 1948 को एक ख़िताब में फरमाया है कि आप लोग जब तक मुत्तहिद रहेंगे, यूनाइटेड रहेंगे, आपके हालात अच्छे रहेंगे, लोग आपको ख़त्म नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा जी आप बजाय इसके कि रेशलिज़म या प्रोवेंशलिज़म में, नस्ल परस्ती में या सूबाइयत में उलझे रहें, आप ये कोशिश करें कि बीइंग अ पाकिस्तानी एक्ट करें, अपने आप को पाकिस्तानी समझें और पाकिस्तानी के तौर पर ही आप लोग जो है वो काम भी करें। तो ऐसी सूरत में हमारे मामला जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। आपको कहते हैं जी आप पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान या बंगाली नहीं हैं, आपको सोचना है कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी की तरह ही अगर आप काम करेंगे तो पाकिस्तान कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। अच्छा, यहाँ पर रेशलिज़म और प्रोवेंशलिज़म को या सूबाइयत और नस्ल परस्ती को मुकम्मल तौर पर डिनाई किया जा रहा है, उससे इनकार किया जा रहा है बायदा कायदे-आज़म। वो ये कहते हैं कि किसी भी सूरत में आपको सूबाइयत और नस्ल परस्ती में नहीं उलझना, आपको पाकिस्तानियों की मदद करनी है, आपको पाकिस्तानी बन के रहना है, आपको पाकिस्तानी की तरह सोचना है, पाकिस्तानी की तरह एक्ट करना है, काम करना है, तब आप एक कौम की सूरत में हमेशा रह पाएंगे, अदरवाइज़ आपको ख़त्म करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, अब कायदे-आज़म ये कहते हैं और उनका ये सोचना था कि यूनिटी, इत्तेहाद जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी नेशन या कौम को आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए कायदे-आज़म ने जो ट्राइबल एरियाज़ थे उस वक़्त के, जो कबायली इलाका जात थे, उनके लिए एक स्पेशल मिनिस्ट्री बनाई ताकि वो इलाके जो किसी सूबे के अंडर नहीं आते वो इस मिनिस्ट्री के अंडर आएंगे, वफाक उसको देखेगा और उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तरक्की के लिए काम किया जाएगा बाय द फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत उनकी तरक्की के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए काम करेगी। यही जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। अच्छा, फिर कंसोलिडेशन ऑफ इकॉनमी, मुआशी इस्तेहकाम। अच्छा, ये जो मुआशी इस्तेहकाम है इसमें कायदे-आज़म ने ये कोशिश की कि सबसे पहले तो उन्होंने जो ताजर बरादरी है उसको शामिल किया ट्रेड, ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो बनाने के लिए, और कोशिश ये की गई कि हम लोग जो हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं ताजर बरादरी की मदद से जिसकी वजह से हमारा जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, मज़बूत हो सके और कंसोलिडेट हो, इस्तेहकाम आए उसमें, ताकि हमें मुआशी तौर पर जो मुश्किलात का सामना है वो ख़त्म हो सके। इसमें
सबसे बड़ा जो काम कायद-ए-आज़म की तरफ से किया गया वो ये था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा भी मरकज़ी बैंक था शुरू में, तो वो हमारे साथ तफरीक का रवैया जो है वो अपनाए हुए था। हिंदूज़ जो हैं वो उसमें सारे मुलाजिम थे, हिंदुस्तान के वो इलाके में था, तो वो किसी भी तरह से जो इन्फ्लुएंस है इंडियन गवर्नमेंट का उससे हट नहीं पाया। उस पर इंडियन गवर्नमेंट का प्रेशर था, जिसके प्रेशर के अकॉर्डिंगली वो हमारे ख़िलाफ़ काम करता था। तो कायद-ए-आज़म ने ये सोचा कि हमारे अपने सेंट्रल बैंक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह कर दिया और हमारा अपना मरकज़ी बैंक जो है सेंट्रल बैंक वो बना दिया गया। अच्छा, इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए फरमाया कि देखें, दुनिया में इकनॉमिकली मुआशी लिहाज से जितनी भी खराबियां हैं वो सारी की सारी जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम है। जो मगरबी निज़ाम हुकूमत मुआशी निज़ाम है, मगरबी मुआशी निज़ाम है, वेस्टर्न इकनॉमिक सिस्टम है, उसकी वजह से दुनिया के मुआशी निज़ाम में ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। हम ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया को एक इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम दें, एक इस्लामी मुआशी निज़ाम दें जो कि ख़राबियों को बेहतर करेगा। जाहिद हुसैन जो हैं इनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाया गया। अच्छा, देन रिफॉर्म्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, इंतज़ामिया की इस्लाहात। चौधरी मोहम्मद अली ये ब्यूरोक्रेट हैं, बाद में ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें बहुत सारी रिफॉर्म्स लाई, इंतज़ामिया बहुत सारी इस्लाहात की, और इन इस्लाहात के अकॉर्डिंगली जो है हमारे जो इंतज़ामी ढांचा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको बेहतर बनाने में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की हमारी। अच्छा, फिर फ़ॉरेन पॉलिसी, कायद-ए-आज़म जो हैं वो फ़ॉरेन पॉलिसी या ख़ारजा पॉलिसी ऐसी बनाना पसंद कर रहे थे कि जिसके तहत आपके मज़बूत, स्ट्रॉन्ग, फ्रेंडली, दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो सकें विद द अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी रियासतों के साथ। फिर उन्होंने क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एम्बेसीज, सफारत खानों का क़याम। कायद-ए-आज़म ने फ़ौरी तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो हैं वो सफारत खाने कायम किए, वहाँ पर सफारती अमला नाफिज किया। अब इस सफारती अमले का काम पाकिस्तान की एक बेहतर इमेज, एक मुस्बत तस्वीर जो है वो दूसरे ममालिक के सामने रखना है और उनके साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करना है। फिर स्पेशल रिलेशंस विद मुस्लिम्स हैं, मुसलमानों के साथ अच्छे ताल्लुकात का जो है वो यहाँ पर जिक्र है। कायद-ए-आज़म ये चाहते थे कि एक ऐसा ब्लॉक बनाया जाए जो कि मुस्लिम ब्लॉक हो, मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दुनिया के तमाम ममालिक से अच्छे और बेहतर होने चाहिए। मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हमने 30 सितंबर 1947 को ही अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत हासिल कर ली थी, और अब हम लोग अक़वाम मुत्तहिदा के जो बड़े अमन के दाई हैं, जो पीस की बात करते हैं, उनमें शुमार होते हैं, और जहाँ पर भी हमारी अमन के लिए ज़रूरत होती है हम अक़वाम मुत्तहिदा का साथ देते हैं। रिलेशनशिप विद इंडिया, हम लोग हमेशा से ये कोशिश करते रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात दोस्ताना हों, अच्छे हों। ये हम दोनों ममालिक के हक़ में अच्छा है, कायद-ए-आज़म भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन इंडिया से कभी भी मुस्बत या पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया हमारे लिए। हमने हमेशा बातचीत पर जोर दिया, वहाँ से बातचीत से हमेशा भागने का जिक्र जो है वो होता रहा। हमारे पॉजिटिव जेस्चर का उन्होंने हमेशा नेगेटिव जो है वो जवाब दिया, रिस्पांस कभी भी पॉजिटिव हमारे पास नहीं आया, जिसकी वजह से हम उनसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए। और अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला वो कश्मीर का इशू है, जिस पर हम लोग 2 जंगें जो हैं वो लड़ चुके हुए हैं। अगर ये डिस्प्यूट ख़त्म हो जाता है तो हमारा शायद एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम हो सकें और ख़ित्ते में जो है वो अमन की पीस सिचुएशन जो है वो बेहतर हो सकती होगी। अच्छा, कायद-ए-आज़म ने तलबा को क्या एडवाइस की, एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, तलबा के लिए क्या नसीहत है।
कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने से पहले तलबा को भरपूर तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शामिल होने का कहा और सब कॉन्टिनेंट के हर कॉर्नर में, हर जगह पर उन्होंने जाके तो पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी तलबा पर सौंपी। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों को हर सूरत में अब अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि आपके जो मामलात हैं मुल्क के वो बेहतर हो सके और आप मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो बेहतर काम कर सकें। जी, हम लोग पहला टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे उससे के साथ जो है वो हम लोग नया टॉपिक भी एक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टेप्स टेकन बाय डेमोक्रेटिक स्टेट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, मसाइल के हल के लिए जमहूरी रियासत के इक़दामात, इस पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। कॉम्पिटेंट लीडरशिप, आइडियल पर्सनैलिटी, लीडर ऑफ द लीडर्स, रोल ऑफ लीडर्स, डिबेट्स, critical approach, dialogue discussion, unity faith and discipline, public opinion and democratic values। कायदाना सलाहियतें, मिसाली शख्सियत, रहनुमाओं का रहनुमा, रहनुमाओं का किरदार, मुबाहिसे, तनकीद, मुज़ाकरात, बहस, इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त, अवामी राय और जमहूरी इक़दार, ये वो चीज़ें हैं जिन पर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। हम जानते हैं कि अर्ली प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ी। अब ये जो अर्ली प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ी, अगर हमें उनको रिज़ॉल्व करना था तो उसके लिए हमारे पास जो है वो इन चीज़ों का, इन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी था, वरना हम लोग उनको टैकल नहीं कर पाते, वो मसाइल हमसे कभी ख़त्म नहीं होते हैं। पहली चीज़, कॉम्पिटेंट लीडरशिप, एक बासलाहियत लीडर होना हमारे लिए ज़रूरी है जिसमें कायदाना सलाहियतें जो हैं वो मौजूद हों। और पाकिस्तान जो है, इसकी खुशकिस्मती ये है कि अर्ली डेज़ में पाकिस्तान के पास कायदे आज़म जैसे बासलाहियत, कायदाना सलाहियतें रखने वाले लीडर्स मौजूद थे जिन्होंने अपनी सोच की बिना पर मुस्तकबिल के बारे में नज़र रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिनकी वजह से हम लोग अर्ली डेज़ में उन मुश्किलात से निकलने के काबिल हो सके। गो के मुकम्मल तौर पर वो मुश्किलात हल नहीं हो पाई क्योंकि काम करने का वक्त जो है वो इन लीडर्स को बहुत कम मिला, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो काम किए उनकी वजह से आज हमारी नेशन जो है वो एक कौम के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। आइडियल पर्सनैलिटी, मिसाली शख्सियत। अब मिसाली शख्सियत में कुछ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है जो कि कायदे आज़म में थी। बहादुर होना चाहिए, ब्रेव थे, ब्लंट थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं। ये वो खुसूसियात हैं जो किसी भी पर्सनैलिटी में होना ज़रूरी हैं अगर आप उसे एक आइडियल पर्सनैलिटी या मिसाली शख्सियत बनाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में कायदे आज़म के पास ये सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो मौजूद थी। अब इन्होंने क्या किया है कि वक्त दर वक्त इन क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करके तो पाकिस्तान की अर्ली डेज़ की जो मुश्किलात थी उनको हल करने में काफ़ी मदद की हैं। देन हम लोग लीडर ऑफ द लीडर्स का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि अगर आपका लीडर जो कि रहनुमाओं की सरबराही करेगा उसमें अच्छी और बेहतर क्वालिटीज़ मौजूद हैं तो हर सूरत में मुल्क जो है वो अच्छाई की तरफ और बेहतरी की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मुस्लिम लीग जो है इसके पास बहुत सारे लीडर्स थे, लेकिन अंडर द लीडरशिप ऑफ कायदे आज़म मुस्लिम लीग ने सबसे ज़्यादा कामयाबियां जो हैं वो समेटी और पाकिस्तान जो है वो मार्ज़ वजूद में आया। रोल ऑफ लीडर्स, रहनुमाओं का किरदार बड़ा अहम होता है किसी भी कौम को आगे बढ़ाने के लिए। हमें खुशकिस्मती से सर सैयद और कायदे आज़म जैसे लीडर्स जो हैं वो मिले जिनकी वजह से जो मुस्लिम नेशन है सब कॉन्टिनेंट में उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हुआ। देन डायलॉग्स, डिस्कशंस, डिबेट्स एंड क्रिटिकल अप्रोच, मुज़ाकरात, बहस, मुबाहसे, तनकीद। अच्छा, दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स होते हैं
वो एजिटेशंस या हड़तालों की बजाय इन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ज़्यादा ज़ोर देते हैं, फोर्स करते हैं इन चीज़ों पर, ताकि आप अपने मामला जो हैं वो टेबल टॉक्स के ज़रिए एक मेज़ पर बैठकर हल करें। और अगर आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे, ताकत के इस्तेमाल से मसाइल हल करने लगेंगे, तो कायदे आज़म ये कहते थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बाय फोर्स मसाइल हल करना मुश्किल है। और अब ये टाइम नहीं रहा जिस टाइम में जंगों के ज़रिए मसाइल हल होते थे। तो यहाँ पर अगर आपको अब मसाइल हल करने हैं तो उसके लिए आपको क्रिटिकल अप्रोच से काम लेना है, डिबेट्स करनी पड़ेंगी, आपके दरमियान जो है वो बहस मुबाहिसे होंगे, डायलॉग्स होंगी, डिस्कशंस होंगी, फिर ही आप मसाइल जो हैं उनको हल करने की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। पहले ज़मानों में ऐसा था कि आप अपनी बात अपनी ताकत के बलबूते पर मनवा सकते थे, लेकिन आजकल जिस किस्म का ग्लोबल विलेज जो है वो दुनिया बन चुकी है, यहाँ पर आपके लिए ऐसा कोई भी काम करना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये मुश्किल है। यहाँ पर आपके ख़िलाफ़ जो है दुनिया की दूसरी नेशंस भी उठ खड़ी होंगी, जिसके आपको नताइज जो हैं वो बुरे भुगतने पड़ सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप अगर करना चाहते हैं तो डिबेट करें, आप डायलॉग्स करें, डिस्कशंस करें, क्रिटिसाइज़ करें चीज़ों को, बजाय इसके कि आप सड़कों पे निकल के हड़तालें करें, जो सरकारी इमलाक हैं उनका नुकसान पहुंचाएं, कारोबार का नुकसान करें। उससे बेहतर सूरत हाल ये है कि आप लोग इन चीज़ों पर जो है वो ज़्यादा जोर दें। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, इत्तेहाद, ईमान और नज़्मो ज़ब्त। अब कायदे आज़म उन लोगों में शुमार होते हैं जो इन तीनों चीज़ों के सबसे बड़े दाई शुमार किए जा सकते हैं। वो ये कहते हैं जी इत्तेहाद होगा, किसी चीज़ पर आपका फेथ होगा, ईमान होगा और नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन होगा, तो आप वो मसला हल कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपके लिए मसाइल को हल करना मुश्किल होता चला जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप लोग मसाइल को हल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप मुत्तहिद ही नहीं हैं, आपकी कौम बिखरी हुई है, यूनिटी आप में है नहीं, फेथ आपका इस चीज़ पर ईमान ही नहीं है कि ये काम हम कर सकते हैं, फिर भी आप वो काम जो है वो उसको सरअंजाम नहीं दे पाएंगे। डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, बग़ैर डिसिप्लिन के, नज़्म व ज़ब्त के आप कोई भी काम करना चाहें तो वो काम आपसे दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप में यूनिटी भी हो, फेथ भी हो, डिसिप्लिन भी हो, और अगर ये तीनों चीज़ें इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त आप में है तो फिर आप लोग कामयाबी की सीढ़ियाँ जो हैं वो तय कर सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप लोग पब्लिक ओपिनियन या अवामी राय को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क से मुतल्लिक फ़ैसले नहीं करेंगे, तब तक आपकी अवाम का आप पर इत्माद, कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा और वो किसी भी सूरत आपके लिए काम करना पसंद नहीं करेगी। टीवी, रेडियो, अखबारात, आजकल ये बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जो है वो लिया जा सकता है। आपको आसानी से पता चल सकता है कि लोग पॉलिसीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, तो आप पॉलिसीज़ के अच्छा, बुरा, नेगेटिव, पॉजिटिव, गलत या दुरुस्त होने के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, जमहूरी इक़्तिदार। अब ये याद रखिएगा कि किसी भी सूरत उस स्टेट में लोग रहना पसंद नहीं करते जहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाती। जमहूरियत की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अवाम की राय सुनी जाती है, उनको उनसे रिलेटेड फ़ैसलों में शामिल किया जाता है। और अगर जमहूरी इक़्तिदार, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आप लोग फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे किसी मुल्क में, तो आपके मुल्क की मुश्किलात में कमियां होना शुरू हो जाएंगी। और अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आप पीछे हटाते चले जाएंगे, नज़रअंदाज करेंगे, तो ऐसी सूरत में आपकी मुश्किलात कम होने की बजाय उसमें इजाफ़ा होता चला जाएगा। जी, इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो सेकंड चैप्टर जो है उसको कंक्लूड किया। अब हम लोग जो है कि नए
टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।